नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे अमेरिका के ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर के बारे में, जिसको लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में कुछ समय पहले एक डील साइन हुई थी और ये डील का टोटल अमाउंट था लगभग $4 बिलियन। और इस $4 बिलियन की डील में भारत को ऐसे 31 ड्रोन्स अमेरिका के थ्रू 2026 एंड तक जो है उसकी डिलीवरी शुरू होनी है। और इस डील को लेकर के शुरुआत में ये बात हो रही थी कि भारत ने बहुत महंगे में ये ड्रोन खरीद लिए और एक्चुअल में ये बहुत महंगे भी हैं, क्योंकि इतने प्राइस में यानी कि $4 बिलियन में तो भारत रेफाल्स को भी खरीद सकता था। और अगर हम अमेरिका से ही अगर हम बाय करते तो नया F-16 भी यहाँ पर बाय किए जा सकते थे। तो जो पर यूनिट कॉस्ट आई है इस MQ-9B प्रेडेटर की, वो लगभग रेफाल और F-16 के बराबर आई है। और इसी को लेकर के काफ़ी सारे जानकार, काफ़ी सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि भारत ने ये बहुत महंगा ड्रोन खरीद लिया, और एक्चुअल में ये बहुत महंगा भी था। और अब काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ भी आ रही है, हालांकि ये न्यूज़ पहले भी आई थी कि MQ-9B प्रेडेटर को हूती रिबेल्स ने जो है मार गिराया। कई बार यमन की एयरफोर्स ने या यमन के जो रिबेलियन ग्रुप्स हैं उन्होंने मार गिराया था। रिसेंटली पिछले हफ्तों में लगभग 6 ऐसे MQ-9B प्रेडेटर्स को रशिया की तरफ से कहा गया है कि हूती रिबेल्स ने ओवर द रेड सी जो है वो मार गिराया है। और यहाँ पर रशियन मीडिया ने ये भी कहा है कि भारत को ये जो ड्रोन भारत ने खरीदे हैं ये एक्चुअल में अमेरिका ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू अमेरिका ने इंडिया को ये ड्रोन बेच दिए और इंडिया को ये ड्रोन बहुत महंगे पड़ेंगे। तो आज के सेशन में हम यही बात करेंगे कि क्या भारत को ये ड्रोन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, क्या ये अपनी कॉस्ट को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर पाएंगे, और भारत ने ऐसी क्या चीज़ देखी इन ड्रोन्स में कि भारत ने इनको परचेज किया, और इनके आने के बाद भारत के ऐसे कौन से एरियाज है जहां पर भारत अपने एनिमी स्पेशली चाइना और पाकिस्तान से कई गुना आगे बढ़ेगा, या फिर इस तरह की चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ड्रोन के बारे में। MQ-9B प्रेडेटर MQ-1 और MQ-9 का एक एडवांस वर्जन है, और ये एक हेल ड्रोन है। हेल का मतलब होता है हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। ये लगभग 50,000 फीट की हाइट तक जा सकता है। हालांकि जो इसकी ऑपरेशनल रेंज है वो 25,000 फीट है। ये लगभग 11 मीटर लंबा और 20 मीटर का विंग स्पैन है, तो साइज में किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट से बड़ा है। इसके अलावा इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 4,760 किलोग्राम का है। इसकी जो पेलोड कैपेबिलिटी है वो लगभग 1,700 किलोग्राम किया है। इसके अलावा इसकी जो एंड्योरेंस है यानी कि कितनी देर तक ये फ्लाई कर सकता है, तो वो लगभग 27 घंटे से लेकर के 36 घंटे तक ये लगातार फ्लाई कर सकता है। इन सब के अलावा इसमें 8 हेल्फायर मिसाइल ले जाने की कैपेबिलिटी है, कई सारे लेजर पॉड्स, कई सारे लेजर बॉम्ब्स। इन सब के अलावा एयरबॉर्न रेडार और मल्टी टारगेटिंग सिस्टम्स को भी ये ले जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत लीथल कॉम्पैक्ट सिस्टम है। इन सब के अलावा अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें एक टर्बोप्रॉप इंजन लगा हुआ है जो कि लगभग 712 किलोवाट जनरेट करता है। इसके अलावा ये एक रिमोटली कंट्रोल्ड और ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशंस को कैरिड आउट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसका मतलब इसको बहुत कम क्रू यानी कि 1 या 2 क्रू बहुत दूर से बैठ करके या तो रिमोटली कंट्रोल्ड कर सकते हैं, जैसा कि आपने कई सारी फिल्म में देखा है कि अमेरिका में एक बंकर में लोग बैठे हुए हैं और इसको रिमोटली जो है ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान में। और इसके अलावा अगर आपने इसको किसी मिशन पर भेजना है तो आप मिशन की जो डिटेल्स हैं वो इसके अंदर अपलोड कीजिए और ये अपने आप ही पूरा मिशन कैरिड आउट करके आ सकता है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी है जिसको ATLC कैपेबिलिटी भी बोला जाता है। तो ये अपने आप ही टेक ऑफ करेगा, अपने आप ही अपने मिशन को कैरिड आउट करेगा और अपने आप ही अपने बेस पर भी लौट आएगा। तो ये कैपेबिलिटी की वजह से एक बहुत लीथल ड्रोन हो जाता है। इसमें जो नंबर ऑफ क्रूज की भी जरूरत है यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व भी होते हैं इसके ऑपरेशंस में वो भी बहुत कम है। ये बहुत छोटे रनवे से लगभग 4,000 फीट के रनवे से भी फ्लाई कर सकता है, जो कि एक बहुत यूनिक कैपेबिलिटी है। क्योंकि अगर हमारी इंडियन आर्मी इसको यूज करती है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको लद्दाख में यूज करते हैं, तो लद्दाख की हार्श टेरेंस में क्योंकि वहां पर कोई प्रॉपर एयरफील्ड नहीं है, कोई वहां पे प्रॉपर रनवे नहीं है, तो वहां पर कुछ अनपेव्ड एयरफील्ड से या फिर कुछ रफ टेरेन से भी हम इसको फ्लाई कर सकते हैं और ये अपने मिशन को वहां पर कैरिड आउट कर सकता है। इन सब कैपेबिलिटीज के साथ साथ ये ड्रोन 2 वेरिएंट्स में आता है, जिसमें पहला है सी गार्डियन वेरिएंट और दूसरा है स्काई गार्डियन वेरिएंट, जो इंडियन नेवी को मिलने वाला है। क्योंकि आउट ऑफ 31 इंडियन नेवी को यहाँ पर 15 ड्रोन्स मिलेंगे, तो जो 15 ड्रोन्स हमारे पास आने वाले MQ-9B प्रेडेटर वो सी गार्डियन वेरिएंट है। तो सी गार्डियन वेरिएंट के अंदर यहाँ पर मरीन सर्च रडार लगाया गया है, जो कि मेनली एंटी सबमरीन वॉरफेयर या फिर सी के अंदर जो ऑपरेशन होते हैं उनको कैरिड आउट करने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए वो जो है सी गार्डियन वेरिएंट के अंदर लगाए गए हैं। इसी तरह जो
इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर वर्जन मिलेगा MQ-9B प्रेडेटर का, वो स्काई गार्डन वर्जन है, जिसके अंदर एयरबॉर्न रेडार, जिसमें स्पेशली ऐसा रेडार लगाया गया है, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर रेडार, और वो कैपेबिलिटीज जो है यहाँ पर डेवलप की हैं जो कि लैंड ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के हमारी एयरफोर्स और आर्मी को जब ये सिस्टम्स मिलेंगे तो उनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और दोनों ही अपने एरियाज में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लीथल और काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर इसके ऑपरेशनल यूज़ की बात की जाए तो ये बेसिकली ISR ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। ISR का मतलब इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सेंस मिशन। तो ऐसे मिशंस जहां पर किसी एरिया की पिक्चर्स लेनी हो, सर्विलेंस करना हो, किसी एरिया की रैकी करनी हो, तो वहां पर इन ड्रोन्स को भेजा जाता है। हालांकि अमेरिका ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में काफ़ी सारे हाई वैल्यू टारगेट्स को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए किया है। अगर आपको याद हो, जो इराक के सुप्रीम कमांडर थे जिनका नाम था कासिम सुलेमानी, उनको इसी ड्रोन के थ्रू मार गिराया गया था। इसी तरह एक ISIS का टॉप कमांडर था जिसका नाम था अबू मेहदी अल हुमैदी, उसको भी इसी ड्रोन के थ्रू मार गिराया गया था। और अफगानिस्तान में, सीरिया में काफ़ी बार आप सुनते रहते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न इलाका है जो कि अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है, उस इलाके में बहुत बार इसी ड्रोन के थ्रू बम्बार्डमेंट की जाती है। और बहुत सारे जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, अलकायदा ऑपरेटिव्स हैं, या फिर ऐसे एरियाज जहां पर ऐसी आउटफिट्स हैं या फिर ऐसे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं इंसर्जेंट्स को, मिलिटेंट्स को, तो उनको इसी ड्रोन के थ्रू मार गिराया जा सकता है। तो ये जो ड्रोन है वो बेसिकली सिर्फ ISR ऑपरेशंस के लिए नहीं है, बल्कि ये ग्राउंड अटैक ऑपरेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। और इसकी वजह से इवन अलकायदा जो ऑपरेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान में डरते भी हैं। इसका लिटरली अफगानिस्तान में और जो नॉर्दर्न पाकिस्तान में है वो बहुत हद तक इस ड्रोन का बहुत ज़्यादा खौफ है। अब इन सब कैपेबिलिटीज़ के बावजूद भी ये ड्रोन आजकल के बैटल एरेना के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वेनरेबल है। वेनरेबल का मतलब इसको ईजिली मार गिराया जा सकता है किसी भी सैम या फिर किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो है और इसमें जो सेल्फ डिफेंस के जो मेजर्स हैं, जो काउंटर मेजर्स हैं, उनकी कमी है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो उसको यूज़ करने वाले जो भी ऑपरेटर्स हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, वो उसकी सेफ्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। इवन अमेरिका भी इसकी सेफ्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। स्पेशली अमेरिकन कांग्रेस ने तो कई बार अमेरिका के जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको लेकर के ये बात कही है कि इस तरह के एक्सपेंसिव ड्रोन्स की क्या हमें ज़रूरत है, क्या इस तरह के एक्सपेंसिव ड्रोन की जगह हम कोई और चीप ड्रोन भी बना सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी सैटेलाइट्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि ISR जो ऑपरेशंस हैं उनको कैरिड आउट कर सकें, और इनकी जगह कहीं अगर अटैक करना हो या फिर किसी या ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना हो जहां पर ग्राउंड जो टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करना हो, तो वहां पर क्यों ना कामिकाज़े ड्रोन्स को यूज़ किया जाए। तो इस तरह की बातें अमेरिका में भी लगातार उठ रही हैं। स्पेशली जब 2023 में रशिया के सुखोई 27 ने अपने सिर्फ जो जेट फ्यूल है उसके थ्रू इस सिस्टम को, यानी कि MQ-9B प्रेडेटर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि उसने अपना जो जेट फ्यूल है वो इसके ऊपर पूरी तरह जो है स्पिल ओवर कर दिया था, जिसकी वजह से इसके काफ़ी सारे सेंसर्स खराब हो गए थे। इसी तरह अगर कोई एयरक्राफ्ट इनके ऊपर अपने इंफ्रारेड फ्लेयर्स को भी अगर डाल दे तो भी ये एयरक्राफ्ट, ये पूरा सिस्टम जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। तो इस सब को देखते हुए बाद में अमेरिका ने जब ब्लैक सी में अपने ऑपरेशंस किए आफ्टर मार्च 2013, तो वहां पर अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट इस ड्रोन के साथ स्पेशली डिप्लॉयड किया, जो कि A-10 वॉर्थहॉक था, जो कि एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। तो वो इसके साथ फ्लाई किया करता था इसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात नहीं होगी कि एक ड्रोन जो कि हम कहते हैं कि भाई ड्रोन का जो ऑपरेशनल जो कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली टू एयरक्राफ्ट काफ़ी कम होता है, और ये ड्रोन इतना महंगा है जितना कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इसी की रक्षा के लिए हम एक और फाइटर एयरक्राफ्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक अजीब सा कम्बिनेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं अपनी ये कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे कई सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस समय लार्ज ड्रोन्स, बड़े ड्रोन्स का जो समय है वो जा चुका है। स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद छोटे ड्रोन्स, जो SPV ड्रोन्स होते हैं या फिर जो कामिकाज़े ड्रोन्स हैं, जिनको सुसाइडल ड्रोन्स भी बोला जाता है, उनका जो यूसेज है वो रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत ज़्यादा हुआ है, और दुनिया भर के देशों ने देखा है कि किस तरह ये छोटे ड्रोन्स बड़े सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बड़े ड्रोन्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस कम हुई है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रशिया और
जो और चाइना दोनों ही कंट्रीज अपने इस तरह के प्रोग्राम जहां पर वो बड़े ड्रोन्स को बना रहे हैं वो प्रोग्राम्स बंद कर चुके होते। चाइना यहां पर चेंगडू की जेजी सीरीज को ऑलरेडी यूज कर रहा है, जिनको विंग लुंग जो है ड्रोन्स भी बोला जाता है। और रशिया भी लगातार बड़े ड्रोन्स के प्रोग्राम पे काम कर रहा है। पाकिस्तान भी कई सारे ऐसे बड़े ड्रोन्स को बाय कर रहा है, जैसा कि जो तुर्की का जो TB2 ड्रोन है, या फिर अकिंसे ड्रोन को पाकिस्तान ने एक्वायर्ड किया है। पाकिस्तान अपने इंडिजीनियस लेवल पर यहाँ पर शार्पर 2 और बुर्ग ड्रोन को भी बना रहा है। इसके अलावा वो चाइना का CH4 ड्रोन भी यूज़ कर रहा है, जिसको वो बलूचिस्तान में जो तालिबानी है उनके खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है। भारत भी यहाँ पर कुछ बड़े ड्रोन्स के ऊपर काम कर रहा है। अभी रिसेंटली अदानी ने जो ड्रोन बनाया वो भी इसी तरह का एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो कि जो इजराइल का हर्मीज 900 है उसका एक वेरिएंट है। इसके अलावा भारत की जो DRDO है वो भी इस तरह के एक बड़े ड्रोन पे काम कर रहे हैं, जिसका नाम घातक UAV है। तो हम कुल मिलाकर के जितने बड़े देश हैं वो इस समय लार्ज ड्रोन्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लार्ज ड्रोन आने वाले टाइम में बहुत हद तक विंग लॉयलमैन जो ड्रोन्स होंगे उनके साथ भी यहाँ पे काम करेंगे। स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजीज को भी कहीं ना कहीं वो एक तरह से एक मीडियम बनेंगे कि वो स्वार्म ड्रोन्स के जो है मेन ऑपरेटर बने। इसके अलावा वो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी और जो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी इंटीग्रेट किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो इस समय भी जो बड़े ड्रोन्स हैं, लार्ज ड्रोन्स हैं, उनका सिग्निफिकेंस उतना ही बना हुआ जितना कुछ सालों पहले था। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत की कि भारत ने इन ड्रोन्स को क्यों खरीदा। देखिए ऐसा नहीं है कि भारत ने किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या फिर किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से इन ड्रोन्स को खरीदा हो। भारत ने बहुत सोच समझ करके इनकी यूसेज को देख करके, इनकी कैपेबिलिटीज़ को देख करके इन ड्रोन्स को परचेज किया है। हालांकि थोड़े महंगे ज़रूर पड़े हैं, बट इनकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो इनके प्राइस को कहीं ना कहीं जस्टिफाई ज़रूर करती हैं, स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में। देखिए भारत ने इन ड्रोन्स को खरीदने से पहले 2 ड्रोन्स को ऑलरेडी अमेरिका से लीज पर लिया हुआ था, और पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनकी वजह से इस ड्रोन की कैपेबिलिटीज और इसके जो प्राइस है उनको जस्टिफाई करते हुए इस ड्रोन ने अपने ऑपरेशंस को बहुत फाइनली और बहुत इफिशिएंटली यहाँ पर कैरिड आउट किया है, जिसकी वजह से भारतीय जो आर्म्ड फोर्सेज हैं बहुत हद तक यहाँ पर ये इंश्योर हो चुकी हैं कि भाई ये ड्रोन जो है वो अपने प्राइस को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। और भारत के बेड़े में शामिल होने के बाद भारतीय सेना के या फिर भारतीय एयरफोर्स के ये उनकी कैपेबिलिटीज को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर बात करें एक इंसिडेंट की, तो वो इंसिडेंट था गलवान इंसिडेंट, जहां पर आर्मी को ये कंफर्म हो गया कि ये ड्रोन जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, स्पेशली LAC और LOC के ऊपर। दरअसल जून 2020 में जब गलवान में चाइना और इंडिया के बीच में क्लैश हुआ, तो उस समय आर्मी की रिक्वेस्ट पर नेवी ने अपना एक MQ-9B प्रेडेटर LAC के ऊपर डिप्लॉय किया, जहां पर LAC के ऊपर की जो रियल टाइम पिक्चर थी, जो रियल टाइम सिचुएशन थी एनिमीज के डिपो और उसकी मूवमेंट को पूरी तरह इस ड्रोन ने उस समय कैप्चर किया। और INS रंजाली जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, वहां पर ये ड्रोन उस समय डिप्लॉय था। तो वहां से फ्लाई करता हुआ ये ड्रोन LAC तक आया, क्योंकि इस ड्रोन की जो रेंज है वो लगभग 1800 किलोमीटर की है और जो इसका जो एंड्योरेंस है वो लगभग 36 घंटे का है। तो अपनी फुल कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए इस ड्रोन ने अब पूरे LAC के एरिया को उस समय अपनी सर्वेलेंस में रखा, जिसकी वजह से जो ग्राउंड फोर्सेज हैं उनको अपने ऑपरेशंस को कैरिड आउट करने में बहुत ज्यादा मदद मिली। और इसी के बाद आर्मी बहुत हद तक कंफर्म होगी कि ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है और आर्मी को भी अपने बेड़े में इस तरह के एक ड्रोन को इंक्लूड करना चाहिए। उसी के बाद आर्मी ने भी ऐसे 8 ड्रोन की जो रिक्वेस्ट है वो हमारी मिनिस्ट्री को दी, और बाद में जब फाइनली इसको नेवी के लिए परचेज किया गया तो आर्मी को भी यहाँ पर 8 यूनिट आर्मी को भी दी गई। इसी के साथ साथ जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में भी इस ड्रोन की जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एंटी पायरेट्स के ऑपरेशंस हो या फिर नेचुरल क्लाइमेटीज के ऑपरेशन हो या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान लगातार अपनी सबमरीन की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को भी अंगूर क्लास की सबमरीन चाइना ने डिलीवर की है, और चाइनीज जो सबमरीन है वो भी इस एरिया में लगातार मूव करती रहती हैं। तो उन सब से निपटने के लिए ये ड्रोन बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। इस ड्रोन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म को इंक्लूड किया जा सकता है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। इसी तरह रेड सी में या फिर जो अरेबियन सी के अंदर हमारी
बिजनेस लाइंस ऑपरेट होती है, वहाँ पर भी पायरेसी और इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, तो उन एरियाज को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इस ड्रोन को डिप्लॉय किया जा सकता है। इन सब के अलावा इस ड्रोन के अंदर कम्युनिकेशन रिले कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से ये नेवल कम्युनिकेशन नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकता है और ये एक तरह का ब्रिज की तरह यहाँ पर काम कर सकता है बिटवीन शिप, एयरक्राफ्ट एंड नेवल स्टेशंस, जो कि ज़्यादातर कोस्टल रीजन्स में सिचुएटेड होते हैं। तो इनके बीच में एक तरह का ब्रिज बन सकता है जहाँ पर जो ओवरऑल सिचुएशनल अवेयरनेस है उसको इंप्रूव किया जा सकता है और एक तरह का सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से ये नेवल कम्युनिकेशन को भी एनहांस करने की कैपेबिलिटी रखता है। सो कुल मिलाकर के ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा लीथल, काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और कहीं ना कहीं ये अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई ज़रूर करता है। और नेवी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल एसेट है, क्योंकि नेवी को सर्विलेंस के लिए बहुत ज़्यादा इस तरह के सिस्टम्स की ज़रूरत है। हालांकि नेवी के पास ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम है जिसको P8 पोसाइडन के नाम से जानते हैं। सो ये एयरक्राफ्ट सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंडियन नेवी में, बट उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इस रीपर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो रीपर जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी है नेवी के लिए, और नेवी का के जो ऑपरेशनल एरिया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है इंडियन ओशन और जो हमारा अरेबियन सी के एरियाज़ हैं, तो इतने बड़े एरिया के अंदर इस सिस्टम से बहुत हद तक एक डेटरेंस क्रिएट की जा सकती है, जहाँ पर चाइनीज़ शिप, चाइनीज़ सबमरीन या फिर पाकिस्तानी शिप और उनके सबमरीन्स के ऊपर एक तरह की नज़र इस तरह के सिस्टम से लगातार रखी जा सकती है। इसके अलावा जो LOC का एरिया है वहाँ पर भी ये बहुत हद तक एक डेटरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि अभी जहाँ पर इनको स्टेशन करने की बात की जा रही है, क्योंकि दो एरिया है, एक तो गोरखपुर में इसको स्टेशन किया जाएगा और दूसरा सहारनपुर के सरवासा में। तो जो सरवासा का एरिया वो पाकिस्तान को और चाइना के LAC दोनों एरिया के ऊपर नज़र रख सकता है। इसी तरह गोरखपुर में जो स्टेशन किया जाएगा उसके थ्रू हम पूरे LAC से अरुणाचल तक के एरिया को हम कवर कर सकते हैं। सो बहुत बड़े एरिया को जो कवर करने की इसकी कैपेबिलिटी है वो इसको एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर भी बनाती हैं। और जब ये 31 जो ड्रोन्स हैं वो पूरी तरह भारत के बेड़े में शामिल हो जाएंगे, तो जो भारत की कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं। सो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ ये ड्रोन का जो सौदा भारत ने किया है अमेरिका के साथ वो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, हालांकि थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट ये अपनी कॉस्ट को कहीं ना कहीं जस्टिफाई ज़रूर करता है। अब इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स भेजना ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। अब आपके सामने कल फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।